भाजपा में एक ही कार्यकाल में हमने तीसरा मुख्यमंत्री देख लिया है। खटीमा से हैं जो कि पुष्कर सिंह धामी जी। तो हम यहाँ खटीमा के पूर्व विधायक गोपाल सिंह राणा के पास पहुँचे हैं जो कि कांग्रेस पार्टी से हैं। सर हमें बताइए, खटीमा से जब पहली बार, हम यूँ कहें या तराई से ही पहली बार कोई विधायक मुख्यमंत्री चुने गए हैं, तो खटीमा विकास के क्या मायने हैं? खटीमा के क्या है, विकास हो पाएगा खटीमा का? देखिए, खटीमा विधानसभा क्षेत्र जो है इसका 2 बार मैं विधायक रहा हूँ और मेरे उत्तराधिकारी के रूप में पुष्कर सिंह धामी 2012 में भाजपा की तरफ से विधायक बने हैं। ये तो खटीमा का एक सौभाग्य कहिए कि खटीमा के विधायक को मुख्यमंत्री का दर्जा में मुख्यमंत्री बने हैं। तो मैं सोचता हूँ, निश्चित तौर पे सोचता हूँ खटीमा का विकास होगा, लेकिन ये समय बहुत कम है। जो बड़ी बड़ी योजनाएं हैं उसको मैं नहीं कर सकता हूँ, लेकिन जो छोट-मोट काम है, जो छोटे मोटे काम हैं वो हो जाएंगे। तो खटीमा का विकास तो निश्चित तौर होगा। ये खटीमा के जब रहने वाले, खटीमा से संबंध जुड़ा है तो खटीमा का विकास होगा। जी जी, वो तो सर सौभाग्य की बात है कि खटीमा से मुख्यमंत्री चुने गए। तो क्या 2022 में वोटों को साधने के लिए बार बार मुख्यमंत्री बदला जा रहा है भाजपा की ओर से? देखिए, भाजपा का अंदरूनी मामला है जी, लेकिन इन 5 सालों में 3 मुख्यमंत्री बदल, 2 मुख्यमंत्री, तीसरा मुख्यमंत्री है। ये दुर्भाग्य कहना चाहिए प्रदेश का कि एक जहाँ पर 57 विधायक इनके हैं, भाजपा के हैं, इसके बाद भी एक स्थायी सरकार ये नहीं दे सके। बार बार ये सरकार बदल रहे हैं, कभी त्रिवेंद्र सिंह रावत आ रहे हैं, तीरथ सिंह रावत आ रहे हैं, पुष्कर धामी आ रहे हैं, नया चेहरा है। अब देखते भविष्य क्या होता है। लेकिन भाजपा के खिलाफ लोगों ने मन बना लिया है, भाजपा को वोट मिलना नहीं है। किसान परेशान है, व्यापारी परेशान है, आम जनता परेशान, महंगाई से त्रस्त है। आज डीजल पेट्रोल के भाव देखिए कहाँ बढ़े, कड़ुआ तेल का भाव, मतलब महंगाई से जनता त्राही त्राही कर रहे हैं। गैस के दाम कहाँ से कहाँ बढ़ गए हैं, महिलाएं परेशान है, रसोई नहीं बन पा रही, तमाम इस तरह बहुत सी सारी समस्याएं जो हैं वो जनता जूझ रही है, त्रस्त है जनता। तो जनता ने मन बना लिया है, किसानों ने मन बना लिया है, व्यापारियों ने मन बना लिया है कि सर भाजपा सरकार या भाजपा को वोट नहीं देंगे। किसान आंदोलन की वजह से क्या 2022 में भाजपा के वोटों में सेंध लगने वाली है क्या सर? बिल्कुल बिल्कुल, मैं कहना चाहता हूं कि मैं तो मिल रहा हूं हमारे अपने किसान भाइयों से, उनका कहना ये है कि इस बार आप भाजपा को हराना है हर सूरत में। भाजपा ने बहुत किसानों का बहुत नुकसान किया है। आज भी गेहूं का पेमेंट लोगों को, किसानों को नहीं मिल पाया है, धान का पेमेंट नहीं मिल पा रहा है। तो ये सारी कुछ दिक्कतें हैं। एमएसपी की बात करती है भाजपा, एमएसपी का रेट नहीं मिल पाता है किसानों को औने पौने दामों में। भाजपा तो कह रही है कि एमएसपी तो बनी रहेगी ना, एमएसपी पर कोई आँच नहीं आएगी। उसका कोई नियम कानून नहीं बना है। एमएसपी ठीक है कि गेहूँ 1960 या उसके ऊपर था, 1900 ऊपर था, लेकिन क्या किसानों को 1960 का या 1975 का दाम मिला? नहीं मिला। तो ये एमएसपी तो खाली नाम के लिए ये कह रहे हैं, लेकिन एमएसपी कानून बनना चाहिए कि एमएसपी से कम मूल्य से कम ना गेहूँ या धान खरीदा जाए, तब तो बात है। अब एमएसपी डिक्लेयर कर दी गई, साहब इतना मूल्य होगा, लेकिन उस मूल्य पे किसानों की अनाज खरीदा नहीं जाता है। सर उत्तराखंड में वर्तमान में सोशल मीडिया में पहाड़ों से लगातार मांग हो रही है कि एक भू कानून आना चाहिए, जो पहाड़ में बाहर से लोग आकर ज़मीनें खरीद रहे हैं, इससे उत्तराखंड की संस्कृति को खतरा है। तो कांग्रेस पार्टी भी चाह ही रही है, हरीश रावत जी ने कल ही ट्वीट किया था कि वो भू कानून पर अपना विचार रखेंगे। आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये केंद्र का मामला है। अच्छा, जो भू कानून का मतलब ये है कि जो हमारी जनजाति की, जो मैं आपका जहाँ तक समझ पा रहा हूँ कि थारू लैंड की बात है। जी जी, एक तो खटीमा की बात हो रही है, तो थारू लैंड का मुद्दा तो हमेशा गरमाया रहता है खटीमा में। चलिए ये भी बता दीजिए कि गैर थारू भूमि और थारू भूमि विवाद ये कैसे सुलझ पाएगा, क्या हल? देखिए, ऐसा है, मैं 10 साल विधायक रहा, तब भी ये मांगे हमेशा उठती रही कि साहब थारू की ज़मीन जो हमने खरीदी है वो हमारे नाम में होनी चाहिए। लेकिन अभी क्योंकि संविधान का मामला है, आज ये
थारवाड़ का ही मामला नहीं है, थारू की भूमि का मामला नहीं है, पूरे देश में जनजाति की ज़मीनें हैं। तो कानून अभी ऐसा नहीं बना है कि भूमि जो जनजाति की भूमि गैर जनजाति के नाम से हो। ये संशोधन होगा, संविधान संशोधन होगा, ये केंद्र में होगा, संसद में होगा, तब जाके भू कानून बदला जाएगा। प्रदेश में नहीं हो सकता ये काम। जी, बाकी भाजपा ने 22,500 रोजगार देने का वादा किया है नए नवेले मुख्यमंत्री हमारे माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने। इस पर क्या कहेंगे? चुनाव में लगभग 6 महीने का ही वक्त बचा है, क्या इतने कम समय में इतनी सारी भर्तियां हो पाएंगी, रोजगार दे पाएगी क्या? देखिए, ये तो भाजपा के जुमले हैं, ये जुमले वालों की पार्टी है, जुमलेबाज हैं सब, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, चाहे कोई भी हो। ये क्या प्रधानमंत्री ने नहीं कहा था कि हम 15-15 लाख हर खाते में डालेंगे, किसानों का अच्छे दिन आएंगे, किसानों को हम ऋण माफ़ करेंगे, हम 2 करोड़ आदमी बच्चों को, बेरोजगारों को हम रोज़गार देंगे, काला धन वापस लाएंगे। कितना हुआ? कुछ नहीं हुआ, खाली ये जुमलेबाजी है। अब देखते हैं, देखिए नए मुख्यमंत्री आए हैं, कितने टिकते हैं अपने बयानों पर, कितने अपने वादों में टिकते हैं, देखना होगा। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इतनी जल्दी इनको ये कोई रोज़गार दे पाएंगे। जी, जहाँ तक है उत्तराखंड की बात की जाए तो अभी सर 21 साल ही हुए हैं, बहुत युवा हमारा उत्तराखंड है अभी। तो इतने समय में ही बार बार मुख्यमंत्रियों का बदलना, इससे पहले आप ही की पार्टी कांग्रेस में भी एक ही कार्यकाल में पहले विजय बहुगुणा थे, उसके बाद हरीश रावत जी को मुख्यमंत्री बनाया गया। ये बार बार मुख्यमंत्री बदलना राज्य के विकास में क्या बाधक नहीं होता है? देखिए, कांग्रेस में पंडित नारायण दत्त तिवारी जो थे, विकास जैसे हम विकास, जिन्हें हम विकास पर उसके नाम जानते हैं, जी जी, उन्होंने पूरे 5 साल में अपना कार्यकाल बिताया और उन्होंने न भूत न भविष्य में समझता हूँ जितना उन्होंने विकास कार्य किया उत्तराखंड का, उसका संभव किसी ने किया नहीं अभी तक। अब रहा देखिए विजय बहुगुणा और हरीश रावत का, तो कुछ दिक्कतें आई थी, तो इसलिए मुख्यमंत्री चेंज करना पड़ा, तो हरीश रावत जी मुख्यमंत्री बने। तो जी सर, वो तो सही है, लेकिन बार बार ये मुख्यमंत्री की कुर्सी को बदलना राज्य के विकास में तो बाधक होता है ना, ये इस बात पर क्या मतलब? ये चीज़ मुख्यमंत्री नहीं बदलना चाहिए, क्योंकि तमाम योजनाएं, तमाम चीज़ें बदली जाती हैं, पूरा स्टाफ बदला जाता है, कुछ बहुत प्रभाव पड़ता है मुख्यमंत्री बदलने से। जो रफ्तार विकास की होती है वो रफ्तार रुकती है, तमाम बाधाएं उत्पन्न होती हैं। तो ये मुख्यमंत्री बनना ठीक नहीं है मेरे समझ से, कि मुख्यमंत्री बदलना, जब एक को आपने दाव दिया, इतना बड़ा बहुमत है आपके पास, उस बहुमत को देखते हुए आपने बार बार, जब आप सब पूरी 57 आपके विधायक हैं, 56 आपके विधायक हैं, उसके बावजूद आप मुख्यमंत्री किन कारणों से बदल रहे हैं, इसका तो भगवान ही मालिक है। जी सर, राजधानी गैरसैंण का मुद्दा जब से उत्तराखंड की स्थापना हुई है तब से ये मुद्दा चल रहा है, और पिछले वर्ष त्रिवेंद्र सरकार ने कहा भी था कि हमने गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाएंगे, लेकिन ये ग्रीष्मकाल का मौसम भी निकल गया, बारिश का मौसम आ गया, अभी भी सारे मंत्रीगण देहरादून में ही हैं। क्या कभी गैरसैंण स्थायी राजधानी हमारी बन पाएगी? देखिए, ये तो भाजपा ने जिस समय उत्तराखंड का गठन, मैं ओवरऑल सभी की बात कर रहा हूँ। देखिए, बारी बारी से सभी ने राज किया है उत्तराखंड में, कांग्रेस भी आई है, भाजपा भी आई है, लेकिन कोई भी अभी तक गैरसैंण को स्थायी राजधानी के रूप में नहीं विकसित कर पाया। कह रहा हूँ कि जब भारतीय जनता पार्टी ने जब उत्तराखंड का गठन किया था, तो चाहे वो गैरसैंण हो चाहे देहरादून हो, जबकि तिवारी जी ने तो रामनगर काशीपुर में एक राजधानी का सुझाव दिया था कि गढ़वाल और उसके मध्य जो है राजधानी बनेगी, तो उसमें प्लेन्स भी जुड़ा रहेगा। लेकिन जब ये तो भारतीय जनता पार्टी को जैसे ही राज्य का गठन किया था उसी समय डिक्लेयर कर देना चाहिए कि कहाँ स्थायी राजधानी बनेगी। अब वो खाली विवाद का विषय बना दिया है, कांग्रेस कुछ कहती है, भाजपा कुछ कहती है, लेकिन राजधानी स्थायी होनी चाहिए। जी, नानंगवता विधानसभा में लोगों के मुंह से हमने सुना है कि इस बार आप ही कांग्रेस पार्टी की ओर से चुनाव लड़ रहे हैं, तो इस बार हमारी राणा कम्युनिटी जो कि नानंगवता में बहुसंख्यक हैं, उसके लिए क्या क्या मुद्दे होने वाले हैं? देखिए, मैं बताऊं, जब मैं पहली बार विधायक बना और 10 साल विधायक रहा खटीमा विधानसभा क्षेत्र से, मैंने अपने थारू जनजाति के बहुत सारे मुद्दे मैंने उठाए, और मैं समझता हूं कि खटीमा विधानसभा क्षेत्र में, चाहे उस समय कुछ तहसील सितारगंज तहसील के भी गांव थे नानंगवता खटीमा विधानसभा क्षेत्र में, तो मैं सारे क्षेत्र का मैंने
बहुत चौमुखी विकास किया, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में, चाहे बिजली के क्षेत्र में, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में मैंने काम किया। कितने हमने इंटर कॉलेज और डिग्री कॉलेज में सब्जेक्ट बढ़वाए, इंटर कॉलेज बनवाए, हाई स्कूल बनवाए। इसी तरह स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़ा हॉस्पिटल, जो आप सिविल हॉस्पिटल देख रहे हैं, ये भी पंडित नारायण दत्त तिवारी के टाइम में हमने इसकी स्थापना कराई, इसकी शिलान्यास करा दिया था। इसी तरह तहसील आप नहीं देख रहे हैं, ब्लॉक नया देख रहे हैं, ये सारे के सारे विकास के कार्य। और रोडों का जाल, लगभग 200 करोड़ से रोडों का जाल हमने इस क्षेत्र में बिछवाया था। बिजली विद्युत घर, चाहे वो झनकट का हो, हल्दी का हो, इस तरह के। और खंबे मैं समझता हूँ 5000 के खंबे के आसपास, और ट्रांसफार्मर हमने हज़ारों ट्रांसफार्मर यहाँ बिजली के क्षेत्र में हमने लगवाए। तो मैंने ऐसे बहुत सारे विकास किए हैं। ये फैक्ट्री आप देख रहे हैं, दूध डेयरी, ये भी मेरे समय, थारू विकास भवन, ऐसे मैंने बहुत सारे काम कर रहे हैं। आपने मझोला का ATS देखा होगा, कितना बड़ी बिल्डिंग बनी है, वो भी मेरे समय की, मेरे कार्यकाल। 2022 में मुख्य चुनावी मुद्दा नानंगमता में आपका क्या रहेगा? देखिए, मैंने तो हमेशा विकास किया है। मैंने जब विधायक 10 साल विधायक रहा, मैंने विकास करके दिखाया नहीं कि मैं, जनता जानती है कि गोपाल राणा ने क्षेत्र का विकास किया है। मैं उसी विकास के मुद्दे को लेकर के आगे बढ़ूंगा। और क्योंकि जनजाति, हमारा थारू जनजाति बहुत पिछड़ा है, मैं समझता हूँ कि थारू जनजाति के लिए कुछ न कुछ ऐसी योजनाएं लाई जाएं जिससे हमारे थारू भाइयों का विकास हो सके, उनका कल्याण हो सके, उसका उत्थान हो सके। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। देखिए, उत्तराखंड को बने हुए अभी 21 साल हुए हैं। ऐसे में बार बार मुख्यमंत्री बदलना राज्य में जो है विकास का बाधक रहता है, ऐसा सर का भी कहना है। और हमारे एकमात्र मुख्यमंत्री, विकास पुरुष, अपने आप में एक महान व्यक्तित्व श्रीमान ND तिवारी जी, सिर्फ उन्होंने ही अभी तक पूर्ण अपना कार्यकाल पूरा किया, जो कि कांग्रेस पार्टी से थे। और सर का ये भी कहना है कि नानंगमता विधानसभा में वो इस बार, जैसे उन्होंने पिछली बार 2 बार विधायक रहते हुए विकास किया है, और इस बार भी नानंगमता में वो विकास के मुद्दे को लेकर चुनाव लड़ने वाले हैं 2022 में।